हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा जीके की क्लास 22 है और आज इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है, हम हमारे दो टॉपिक करेंगे। पहला है हमारा हरियाणा के महत्वपूर्ण गणराज्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला टॉपिक। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ, जब मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया था, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ हरियाणा में 4 गणराज्यों में विभाजित हो गया था हमारा हरियाणा। तो वो 4 हमारे जो गणराज्य हैं वो हैं हमारे योग्य गणराज्य, कुनेन्द्र गणराज्य, अग्र गणराज्य और अर्जुनायन गणराज्य। तो आइए इन्हें एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा योग्य गणराज्य, और योग्य गणराज्य ये हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा व सबसे महत्वपूर्ण गणराज्यों में से है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इस गणराज्य का जो विस्तार है, जिन क्षेत्रों में यह गणराज्य फैला हुआ था, वो है हमारे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। और हरियाणा में यह गणराज्य हमारा सोनीपत जिला, रोहतक जिला, हिसार जिला, गुरुग्राम जिला, सिरसा जिला, करनाल जिला व कुछ अन्य क्षेत्रों में भी यह गणराज्य फैला हुआ था हरियाणा में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि योग्य गणराज्य की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें 2 स्रोतों से मिलती है। पहला है हमारा जूनागढ़ अभिलेख और दूसरा है हमारा पाणिनि की, जो पाणिनि ऋषि थे, पाणिनि की अष्टाध्यायी ग्रंथ से व जूनागढ़ अभिलेख से हमें योग्य गणराज्य की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें योग्य शब्द की उत्पत्ति का पता चलता है कि योग्य शब्द जो लिया गया है वो हमारा योद्धा नामक शब्द से लिया गया है। तो आइए एक बारी हम जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जानते हैं। जूनागढ़ अभिलेख की जानकारी देखते हैं कि जो हमारा ये जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख हमारा जूनागढ़ शहर में, जो हमारा गुजरात में है, जूनागढ़ शहर में गिरनार पहाड़ी के पास है व गिरनार पहाड़ी के पास ही है हमारी सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जिसका निर्माण करवाया गया था या जिसका निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और इसका निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त जो सौराष्ट्र का गवर्नर था पुष्यगुप्त, जिसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। सुदर्शन झील जो गिरनार पहाड़ी के पास में है, और गिरनार पहाड़ी के पास में ही जूनागढ़ शहर में हमारा जूनागढ़ अभिलेख भी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जूनागढ़ अभिलेख में कि इस अभिलेख पर 3 शासकों का उल्लेख मिलता है। मतलब जूनागढ़ अभिलेख से हमें 3 शासकों की जानकारी मिलती है। पहला शासक है हमारा रुद्रदमन शासक, और रुद्रदमन शासक की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें 150 ईस्वी की जानकारी मिलती है। और इसका जो उल्लेख है, इसकी जो जानकारी मिलती है शासक की, वो हमें संस्कृत भाषा में मिलती है और लिपि है ब्राह्मणी। रुद्रदमन शासक ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, और जो गवर्नर थे उस समय रुद्रदमन शासक के, वो थे सुविशाख गवर्नर थे, जिन्होंने मरम्मत करवाई थी, और शासनकाल चल रहा था रुद्रदमन का। दूसरे शासक हैं हमारे जिनका उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से, वो हैं हमारे अशोक शासक।
मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक अशोक शासक। और लगभग 256 ईसा पूर्व की हमें जानकारी मिलती है अशोक शासक की। और अशोक शासक की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें प्राकृतिक भाषा में मिलती है और लिपि है हमारी ब्राह्मणी लिपि। भारत में जो अभिलेख, जो शिलालेखों की शुरुआत की गई थी वो अशोक के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इस अभिलेख में जो हमें अशोक शासक की जानकारी मिलती है, इसमें हमें धम्म के उपदेश जो अशोक के द्वारा दिए गए थे उनकी जानकारी मिलती है। तीसरे शासक की जानकारी मिलती है हमें जूनागढ़ अभिलेख में, वो है हमारे सिकंद गुप्त। और इसमें हमें लगभग 455 ईस्वी की जानकारी मिलती है। पहला पॉइंट हमारा इसमें कि सुदर्शन झील की मरम्मत की जानकारी मिलती है और यह जानकारी हमें संस्कृत भाषा में मिलती है और लिपि है हमारी ब्राह्मी लिपि जिसमें हमें जानकारी मिलती है। तो ये थे हमारे 3 शासक जिनकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जूनागढ़ अभिलेख भारत का पहला लंबा संस्कृत अभिलेख माना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अष्टाध्यायी पुस्तक में, अष्टाध्यायी पुस्तक जिसको पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, अष्टाध्यायी पुस्तक में इस गणराज्य के लिए आयुधजीवी शब्द का प्रयोग हुआ है। और आयुधजीवी शब्द का जो अर्थ है वो है हमारा शत्रुओं पर निर्वाह करने वाला, शत्रुओं पर निर्वाह करने वाला आयुधजीवी का अर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुछ विद्वान व इतिहासकारों का यह मत है कि योध्या शब्द युधिष्ठिर के पुत्र योध्या के नाम पर पड़ा है। यह भी कहा जाता है कि जो योध्या गणराज्य के लोग हैं वो युधिष्ठिर के ही उत्तराधिकारी व युधिष्ठिर से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस गणराज्य के लोग युद्धों में माहिर थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि योद्धाओं का हरियाणा में संघर्ष मुख्यतः रूप से कुषाणों से था। जो हमारे कुषाण थे, कुषाणों से मुख्यतः रूप से संघर्ष चल रहा था योद्धाओं का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि योद्धाओं से संघर्ष करने वाला प्रथम जो कुषाण शासक था वो था विक्रमोदकिस। अब कुषाण जो थे, कुषाणों ने भारतीय इतिहास में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। अब सोने के सिक्कों का इतिहास क्या है उसको हम एक बारी देखते हैं। सोने के सिक्के मुख्यतः रूप से तीन भागों में आए थे। पहला था कि सबसे प्रथम या सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे हिंदू यूनानियों ने। फिर आता है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त वंश ने। फिर आता है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे प्योर सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे कुषाण वंश ने। एक बार फिर देखिए कि सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे हिंदू यूनानियों ने, इंडो ग्रीक। और सबसे ज्यादा भारी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त वंश ने। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि योद्धाओं से संघर्ष करने वाला जो अंतिम कुषाण शासक था वो था हमारा कनिष्क। वो था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल जो है हमारा कुलदीप एजुकेशन पॉइंट, उस पर फॉलो करो।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि योग्य गणराज्य के सिक्कों पर ब्रह्मदेव जी का चित्र अंकित था, और यह जो था यह भगवान कार्तिकेय के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि योगियों के भारत में सर्वप्रथम सिक्के, मतलब कि योग्य गण कालीन जो सिक्के प्राप्त हुए थे वो सबसे पहले भारत में 1834 व 1804 में कैप्टन कोटले द्वारा सहारनपुर से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि योगियों के सिक्कों पर द्विवाग शब्द अंकित है, मतलब जो योग्य शब्द के सिक्के हैं उन पर द्विवाग शब्द अंकित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि योग्यकालीन सिक्कों पर अंकित वाक्य मिले हैं, मतलब जो योग्यकालीन सिक्के मिले हैं उन पर कुछ वाक्य मिले हैं, जैसे पहला है योग्य गण से जय, दूसरा वाक्य मिला है योग्याम बहुधानक्यम, बहुधानक्यम जो हरियाणा को कहा जाता था बहुधान्यक्यम, अधिक मात्रा में अनाज उत्पन्न करने वाला क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि योग्य काल में हरियाणा का नाम था बहुधान्यक्य। बहुधान्यक्य मतलब बहुत सारा अनाज, बहुधान्यक्य प्रदेश कहा जाता था हरियाणा को योग्य काल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि योग्य गणराज्य का जो प्रतीक था, जो प्रतीक चिन्ह था वो था मयूर, मोर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पूजनीय देवता था, योग्य गणराज्य का जो पूजनीय देवता था वो था भगवान कार्तिकेय, वो था भगवान कार्तिकेय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि योग्यकालीन सिक्के सुरक्षित रखे गए हैं पुरातत्व संग्रहालय में, जो है हमारा झज्जर में, मतलब जो हमारा झज्जर का पुरातत्व संग्रहालय है, जो म्यूजियम है झज्जर में, उसमें योग्यकालीन सिक्के सुरक्षित रूप से रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि योग्य गणराज्य की जो राजधानी है वो है हमारी नौरंगाबाद, जो है हमारी भिवानी में, और नौरंगाबाद का जो प्राचीन नाम है वो है हमारा प्राकृतिक नाथ, वो है हमारा प्राकृतिक नाथ। और नौरंगाबाद से ही जो राजधानी थी योग्य गणराज्य की, नौरंगाबाद से ही योगियों की तत्काल प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुछ इतिहासकारों का, कि जैसे हमारे एक इतिहासकार हैं अल्तेकर, और अल्तेकर के अनुसार योग्य गणराज्य की राजधानी थी रोहतक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह कहा जाता है कि योगियों ने कुषाणों को सतलुज नदी व यमुना नदी के बीच के इलाकों से बाहर खदेड़ा था और अपना शासन स्थापित किया था। मतलब ये कहा जाता है कि योग्य गणराज्य से पहले जो हरियाणा पर अधिकार था वो कुषाण वंश का था, परंतु योग्य गणराज्य ने कुषाणों को सतलुज नदी व यमुना नदी के बीच में जो वो रहते थे वहां से खदेड़ दिया था और अपना राज्य स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में योगियों को आयुध जीवी कहा है और इनकी राजधानी रोहतक भी बताई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के हाथों से पराजित होकर योगियों ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया था। मतलब कि जो समुद्रगुप्त थे, जो शासक गुप्त साम्राज्य का जो सबसे प्रतापी राजा था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, उनके हाथों से पराजित होकर योगियों ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया था। तो ये था हमारा योग्य गणराज्य की संपूर्ण जानकारी। दूसरा गणराज्य आता है हमारा कुनिंद गणराज्य, और कुनिंद गणराज्य का जो विस्तार था वो था हमारा अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र,
यमुनानगर व इन जिलों के आसपास के कुछ क्षेत्रों पर भी कुनिंद गणराज्य का अधिकार था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुनिंद गणराज्य की जो राजधानी थी वो थी हमारी अंबाला, और अंबाला को जो छावनी बनाया गया था वो 1843 में बनाया गया था, अंबाला छावनी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यह गणराज्य उभर कर आया था। मतलब कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हमारा जो कुनिंद गणराज्य है, यह गणराज्य उभर के आया था व इस गणराज्य ने अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमें हमारा कि कुनिंद गणराज्य की जो हमें जानकारी मिलती है उसका जो स्रोत है वो है हमारा पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक। पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक से हमें कुनिंद गणराज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुनिंद कालीन सिक्कों से भी इस गणराज्य की जानकारी मिलती है, और कुनिंद कालीन सिक्के हमें जो प्राप्त हुए थे वो हमें साठौरा जो हमारा यमुनानगर में है, करनाल से, अंबाला से प्राप्त हुए थे। अब ये जो हमारा साठौरा है जो यमुनानगर में है, यह एक आरक्षित सीट है, यह एक आरक्षित सीट है। और हरियाणा में जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, और इन 90 सीटों में से हरियाणा में 17 सीट आरक्षित हैं। विधानसभा में 17 सीट आरक्षित हैं। तो आइए एक बारी उन 17 सीटों को जो आरक्षित हैं हरियाणा में विधानसभा में, उन्हें हम देखते हैं। पहली सीट है हमारी साठौरा जो हमारी यमुनानगर में है। दूसरी है हमारी नीलोखेड़ी जो हमारी करनाल में है। तीसरी है हमारी मुलाना जो हमारी अंबाला में है। चौथी सीट है हमारी शाहबाद जो हमारी कुरुक्षेत्र में है। पांचवी है हमारी गुहला जो हमारी कैथल में है। छठी सीट है हमारी नरवाना जो हमारी जींद में है। सातवीं है हमारी उकलाना जो हमारी हिसार में है। आठवीं सीट है हमारी रतिया जो हमारी फतेहाबाद में है। और सबसे बड़ी जो आरक्षित सीट है 17 सीटों में से जो सबसे बड़ी आरक्षित सीट है वो है हमारी रतिया जो फतेहाबाद में है। 9वीं सीट है हमारी कालावाली जो हमारी सिरसा में है। 10वीं सीट है हमारी भिवानी खेड़ा जो हमारी भिवानी में है। 11वीं है हमारी कलानौर जो हमारी रोहतक में है। 12वीं है हमारी खरखौदा जो हमारी सोनीपत में है। और खरखौदा सीट सबसे छोटी सीट है। 13वीं है हमारी इसराना जो हमारी पानीपत में है। 14वीं है हमारी पटौदी जो हमारी गुरुग्राम में है। 15वीं है हमारी होडल जो हमारी पलवल में है। 16वीं है हमारी बावल जो हमारी रेवाड़ी में है। 17वीं है हमारी झज्जर जो हमारी झज्जर में है। ये है हमारी विधानसभा की 17 आरक्षित सीट। और झज्जर एकमात्र ऐसी सीट है जो जिले के नाम पर ही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुनिंद कालीन सिक्कों पर अमोद भूति नामक राजा का उल्लेख मिलता है। तो ये था हमारा दूसरा गणराज्य जो था हमारा कुनिंद गणराज्य। तीसरा गणराज्य आता है हमारा अग्र गणराज्य जिसे हम अग्रोण्य गणराज्य भी कहते हैं। और अग्र गणराज्य का जो विस्तार है जिस क्षेत्र में यह फैला हुआ था वो है हमारा अग्रोहा, बरवाला व फतेहाबाद। मतलब हिसार के आसपास के क्षेत्रों में यह फैला हुआ था और अग्रोहा है हमारा हिसार में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि अग्र गणराज्य संबंधित है महाराजा अग्रसेन से जिसकी राजधानी थी अग्रोहा। मतलब कि जो हमारा अग्र गणराज्य है ये संबंधित है महाराजा अग्रसेन से जिसकी राजधानी थी अग्रोहा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1938 में
रॉजर्स द्वारा 10 तांबे के सिक्के खोजे गए थे अग्रोहा से। अग्रोहा से व अग्र गणराज्य से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अग्र गणराज्य की जो खुदाई की गई थी वो 1938 व 1939 में HL श्रीवास्तव द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अग्रोन्य के 51 तांबे के सिक्के व गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मतलब ये अग्रो गणराज्य से 51 तांबे के सिक्के व गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अग्रोहा से एक ईंट बरामद हुई थी, एक ईंट प्राप्त हुई थी जिस पर 7 स्वर अंकित हैं, जिस पर 7 स्वर अंकित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अग्र गणराज्य की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें बौद्ध धर्म का स्रोत सूत्र से मिलती है, पतंजलि की जो महाभाष्य ग्रंथ है उससे प्राप्त होती है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उससे प्राप्त होती है, और बौद्ध धर्म के मातुरी ग्रंथ में अग्रोहा का नाम अग्रोदका मिला है। तो ये कुछ हमारे जानकारी के स्रोत हैं जिससे हमें अग्र गणराज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महाराजा अग्रसेन ने अग्रवाल नगर को बसाया था। अग्रवाल नगर को बसाया था महाराजा अग्रसेन ने, और ये कहा जाता है कि आगे चल के अग्रवाल नगर ही अग्रोहा बना था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि योग्य व कुनिंद गणराज्य ने मिलकर कुषाणों को हराया था। तो ये था हमारा तीसरा गणराज्य जो था हमारा अग्रोहा गणराज्य। चौथा गणराज्य आता है हमारा अर्जुनायन गणराज्य, और यह गणराज्य हमारा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व नारनौल और राजस्थान आदि क्षेत्रों में फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इतिहासकार डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार जिन मुद्राओं पर द्रि शब्द अंकित है वो मुद्राएं इस गणराज्य से संबंधित है। मतलब कि इतिहासकार अल्तेकर के अनुसार ये कहा जाता है कि जिन मुद्राओं पर, जिन सिक्कों पर द्रु शब्द अंकित है वो सभी मुद्राएं अर्जुनायन गणराज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस गणराज्य की जो जानकारी का स्रोत है वो है हमारा समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्थी अभिलेख से हमें इस गणराज्य की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य का एक महान प्रतापी राजा था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, और दक्षिण भारत का नेपोलियन टीपू सुल्तान को कहते हैं, और ईरानी शासक नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जो था हमारा हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण गणराज्य। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक है आज का जो है हमारा पुष्यभूति व वर्धन वंश। वर्धन वंश जिसे हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि नरवर्धन शासक थे। मतलब कि वर्धन वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिनका उल्लेख हमें कुछ ग्रंथों में मिलता है। जैसे नरवर्धन शासक थे जिनकी पत्नी का नाम था वर्जनी देवी। दूसरे जो शासक हुए थे
वो थे राज्यवर्धन प्रथम, राज्यवर्धन प्रथम, जिनकी पत्नी का नाम था अप्सरो देवी। और तीसरे शासक हुए थे आदित्य वर्धन, जिनकी जिनकी पत्नी का नाम था महासेन देवी। और ये कहा जाता है कि इन तीनों शासकों का, जो वर्धन वंश के तीनों प्रतापी शासक थे, इन तीनों शासकों का जो कार्यकाल चला था वो 505 ईस्वी से 580 ईस्वी तक चला था। और ये तीनों जो शासक थे ये स्वतंत्र रूप से, मतलब इनका जो शासन चल रहा था वो स्वतंत्र रूप से ये शासक नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनकी जो जानकारी मिलती है वो हमें हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट की रचनाओं से मिलती है, तथा बांसखेड़ा व मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम व आदित्यवर्धन, इन तीनों शासकों ने 505 ईस्वी से 580 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और ये तीनों जो शासक थे नरवर्धन, राज्यवर्धन व आदित्यवर्धन, ये तीनों शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक नहीं थे, इसलिए इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। इन्हें महाराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस वंश ने, जो वर्धन वंश है हमारा, इस वंश ने 6वीं शताब्दी व 7वीं शताब्दी के मध्य तक हरियाणा के थानेसर, जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, थानेसर पर राज किया था। अगर पूछ लिया जाता है कि वर्धन वंश में वो हरियाणा के थानेसर पे कौन से वंश का एकाधिकार था, तो वो था हमारा वर्धन वंश। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, बाणभट्ट के अनुसार इस वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं हमारे पुष्यभूति, और इसी वजह से इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति शासक जो थे वो श्रीकंठ जनपद के राजा थे, इसलिए वर्धन वंश व वर्धन वंश के शासकों के द्वारा व वर्धन वंश के काल में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद भी कहा जाता था। पुष्यभूति जो थे, पुष्यभूति ने ही स्थानेश्वर, जिसका आधुनिक नाम है थानेसर, स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तथा स्थानेश्वर के मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया गया था वो सदाशिव भाऊ ने करवाया था। सदाशिव भाऊ जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761, उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये थे कुछ शुरुआत के शासक जो वर्धन वंश के थे। उसके बाद जो अभी हमने 3 शासक पढ़े हैं वो स्वतंत्र रूप से शासक नहीं थे, परंतु नेक्स्ट जो शासक आते हैं वो है हमारे प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन का जो शासन चलता है वो 1580 से लेके 1605 ईस्वी तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि प्रभाकर वर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश व वर्धन वंश के स्वतंत्र शासक थे। प्रभाकर वर्धन जो थे वो स्वतंत्र शासक थे वर्धन वंश के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम था आदित्य वर्धन, और इनकी माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। इनकी पत्नी का नाम था यशोमती, जो इनके साथ सती हो जाती है जब इनकी मृत्यु होती है। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी। इनके जो बड़े बेटे थे वो थे राज्यवर्धन सेकंड,
इनकी जो बेटी थी वो थी राज्यश्री, और इनका जो सबसे छोटा पुत्र था वो था हर्षवर्धन। राज्यश्री जो थी, राज्यश्री की शादी कर दी जाती है कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ राज्यश्री की शादी कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि प्रभाकर वर्धन ने महाराजाधिराज तथा परम भट्टारकर की उपाधि धारण की थी, और प्रभाकर वर्धन को ही सिंधुराज व हुनहरिन केसरी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में ही हुनों के द्वारा आक्रमण किया जाता था, वह हुनों को पराजित भी किया गया था प्रभाकर वर्धन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि बाणभट्ट ने, जो दरबारी कवि थे, बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा में हुनों के लिए शेर कहा है कि वो हुनों के लिए शेर थे, और सिंधु देश के लिए ज्वर बताया गया है प्रभाकर वर्धन को बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि 1605 ईस्वी में हुनों ने प्रभाकर वर्धन के काल में आक्रमण किया था, और प्रभाकर वर्धन ने आक्रमण को रोकने के लिए अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन द्वितीय को भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि वर्धन वंश व प्रभाकर वर्धन की जो राजधानी थी वो थी थानेसर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 1605 में हो जाती है, तथा बाद में रानी यशोमती उनके साथ सती होने का भी वर्णन मिलता है हर्षचरित्र ग्रंथ में। दोबारा से देखिए एक बारी कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, परंतु प्रभाकर वर्धन के साथ उनकी पत्नी यशोमती के सती होने के भी वर्णन मिलता है हर्षचरित्र ग्रंथ में, और हर्षचरित्र ग्रंथ की रचना की गई थी हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट उनके द्वारा की गई थी। तो ये थे प्रभाकर वर्धन की जानकारी। अब जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में, तो इनकी मृत्यु के बाद इनका जो बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन द्वितीय वो शासक बनता है, और राज्यवर्धन जो राजा बनता है वो 1605 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि राज्यवर्धन को कुछ उपाधियां मिली थी, जैसे महाराजाधिराज और परम भट्टारकर की उपाधि मिली थी राज्यवर्धन को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 606 ईस्वी में अपने बहनोई मतलब राज्यश्री का जो पति था ग्रहवर्मा, अपने बहनोई व अपनी बहन के पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित कर देता है, परंतु गौड़ प्रदेश के राजा शशांक ने धोखे से 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। दोबारा से देखिए कि जो राज्यवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, उनकी शादी हो जाती है ग्रहवर्मा से, और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है देवगुप्त के द्वारा। और यह बात जब राज्यवर्धन को पता चलती है तो राज्यवर्धन 606 ईस्वी में देवगुप्त की हत्या कर देता है, और देवगुप्त का एक मित्र था गौड़ प्रदेश का राजा शशांक, और शशांक धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो जब राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या हो जाती है तो उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन राजा बनता है, और जब हर्षवर्धन राजा बनता है तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राजा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था वो 4 जून 590 ईस्वी में थानेसर में
हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हर्षवर्धन का जो बचपन बीता था वो हर्षवर्धन की माता जो थी यशोमती, उनकी माता के जो भतीजे थे भंडी, भंडी के साथ बीता था। मतलब कि हर्षवर्धन का बचपन उनकी माता के भतीजे जो था भंडी, भंडी के साथ बीता था हर्षवर्धन का बचपन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इनका जो शासन चला था हर्षवर्धन का, वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन का शासन चला था 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता था, और इन्हें शिलादित्य चाइनीज यात्री हैंसांग के द्वारा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि जब जो हर्षवर्धन व राज्यवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, राज्यश्री की जान बचाई गई थी जब उनके पति ग्रहवर्मा की मृत्यु हो जाती है तो राज्यश्री जंगल में भाग जाती हैं सती होने के लिए व मरने के लिए। तो राज्यश्री की जान बचाई गई थी दिवाकर मिश्रा व दिवाकर मित्र के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था व भगवान शिव का उपासक था, परंतु आगे चलकर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को अपना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सोनीपत से प्राप्त हर्षकालीन सिक्कों पर भगवान शिव को नंदी पर बैठे दिखाया गया है। मतलब कि सोनीपत से कुछ हर्षकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं और उन सिक्कों पर भगवान शिव को नंदी पर बैठे हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन ने दिवाकर मित्र के प्रभाव में आकर दिवाकर मित्र व दिवाकर मिश्र ने ही हर्षवर्धन की बहन की जान बचाई थी, और दिवाकर मित्र जो एक बौद्ध अनुयायी था, दिवाकर मित्र के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को अपनाया था। बौद्ध धर्म जब चौथी बौद्ध सभा हो रही थी, चौथी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो हर्षवर्धन ने दोनों ही शाखा अपनाई थी, परंतु हीनयान जो शाखा को अपनाया गया था वो दिवाकर मिश्र के द्वारा दिवाकर मिश्र के प्रभाव में आकर अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था महायान व हीनयान शाखा में, यह विभाजन बौद्ध धर्म की चौथी सभा के दौरान हुआ था। बौद्ध धर्म की चौथी सभा जो हुई थी वो कनिष्क जो राजा थे उसके शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन के समय दूसरा चीनी यात्री हैंसांग 629 से 644 ईस्वी तक भारत में रहा था। मतलब कि जो हर्षवर्धन शासन था उसके शासनकाल में दूसरा चीनी यात्री भारत में आया था। पहला चीनी यात्री जो आया था वो था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं उसके शासनकाल में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हैंसांग जो आए थे, जो चीनी यात्री थे, वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हैंसांग की पुस्तक थी सी यू की जिससे हमें थानेसर की प्रशंसा की जानकारी मिलती है व हमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हैंसांग थानेसर में 635 ईस्वी से 644 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हर्षवर्धन ने हैंसांग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया था। तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की दोनों शाखाओं को अपनाया था, चाहे वह हीनयान शाखा हो
या फिर महायान शाखा हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हैंसांग जो चीनी यात्री था, हैंसांग को कुछ उपनाम दिए गए थे, जैसे पहला था शाक्य मुनि, हैंसांग को शाक्य मुनि कहा जाता था। दूसरा है कि हैंसांग को नीति का पंडित कहा जाता था। तीसरा है कि हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। तो हैंसांग जो चीनी यात्री था उसको शाक्य मुनि, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन द्वारा भारत में कुंभ मेले की शुरुआत की गई थी। कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल बाद या प्रत्येक 5 साल में प्रयागराज में धर्म सभा का आयोजन करता था। तो धर्म सभा का आयोजन, महाधर्म सभा का आयोजन किया जाता था हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 साल में प्रयागराज में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट जो कवि थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, जैसे कादम्बरी और हर्षचरितम। हर्ष शासन की जानकारी मिलती है हमें हर्षचरितम से, व हर्षचरितम से ही हमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। तो ये थे बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ। परंतु जो हमारे हर्षवर्धन हैं, हर्षवर्धन भी एक कवि थे व एक लेखक थे। तो हर्षवर्धन ने भी कुछ रचनाएं लिखी हैं, जैसे पहली है रत्नावली, दूसरी है प्रियदर्शिका, तीसरी है नागानंद। जो नागानंद ग्रंथ है इसमें हमें जीमतवाहन राजा की आत्महत्या का वर्णन मिलता है। तो हर्षवर्धन के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे वो हैं हमारे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। और बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए थे कादम्बरी व हर्षचरितम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन संगीत प्रेमी था, जो वीणा बजाता था। वीणा बजाता था हर्षवर्धन, परंतु समुद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य का शासक था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, समुद्रगुप्त राजा अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए नजर आया था। अपने ही सिक्कों पर वीणा बजाते हुए नजर आया था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा बनते ही हर्षवर्धन ने शशांक को हराया था। शशांक वही था जिसने इसके बड़े भाई राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या की थी धोखे से, जहर देकर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन की कुछ राजधानियां हुई थी। वह हर्षवर्धन ने एक नई राजधानी बनाई थी, जो थी हमारी कन्नौज। अब थानेसर जो राजधानी थी वर्धन वंश की, वो तो प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में भी थी, परंतु हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज वही क्षेत्र है जहां पर इन्होंने अपनी बहन की शादी ग्रहवर्मा से करवाई थी। तो अगर हर्षवर्धन की राजधानी पूछ ली जाती है तो वो है हमारी कन्नौज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन ने कश्मीर पर अधिकार नहीं किया था। मतलब हर्षवर्धन ने बहुत अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, परंतु हर्षवर्धन कश्मीर पर अधिकार नहीं कर पाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महाराजा हर्षवर्धन के समय पर हून जाति भारत पर आक्रमण करती थी। हून जाति भारत पर आक्रमण करती थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब हर्षवर्धन अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए दक्षिण भारत की तरफ जाता है, तो दक्षिण भारत में 634 व 635 में एक युद्ध होता है। 634 व 635 में हर्षवर्धन और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, और यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, और इस युद्ध में हर्षवर्धन हार गया था।
वह इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। और अगर पूछ लिया जाता है कि किस नरेश ने व किस शासक ने हर्षवर्धन के दक्षिण भारत के अभियान को रोका था, तो वो रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। जब 634 ईस्वी में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख से हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो ऐहोल अभिलेख जो हमें प्राप्त हुआ था वो हमें मेगुटी जैन मंदिर जो कर्नाटक में है, मेगुटी जैन मंदिर में पाया गया था ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऐहोल अभिलेख की रचना की गई थी रवि कीर्ति के द्वारा। और ऐहोल अभिलेख पे जो भाषा थी, जिस भाषा का प्रयोग हुआ था वो थी संस्कृत, और जिस लिपि का प्रयोग हुआ था वो थी हमारी ब्राह्मी लिपि। और यह जो अभिलेख था यह दक्षिण भारतीय शैली में लिखा गया था। दक्षिण भारतीय शैली की झलक मिलती थी हमें इस ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन जो सबसे प्रतापी राजा था, हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार क्या था, मतलब कौन कौन से साम्राज्य, कौन कौन से क्षेत्र में हर्षवर्धन का शासन था। तो यह है हमारा पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। पूर्व में कामरूप से लेकर उत्तर में गुजरात तक हर्षवर्धन का शासन फैला हुआ था। उत्तर में जम्मू से लगे क्षेत्र से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तट था, और नर्मदा नदी के तट पर ही पुलकेशिन व हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, जहां पर पुलकेशिन ने इसे हरा दिया था। तो इसका जो शासनकाल था वो दक्षिण में नर्मदा नदी तक ही सीमित रह गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आय के कौन कौन से स्रोत थे वर्धन वंश में। तो वर्धन वंश में भूमि कर या अनाज कर लिया जाता था, और यह भूमि कर व अनाज कर उपज का 1/6 भाग होता था। मतलब कि जो भी उपज होती थी, जो भी फसल होती थी, उस फसल का 1/6 भाग लिया जाता था भूमि कर के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भूमि कर 3 प्रकार का होता था, जिसे हम भूमि कर की विधियां भी कहा जाता है कि 3 प्रकार की विधियों से कर लिया जाता। पहला है हमारा हिरण्य कर, दूसरा है हमारा भाग कर व भाग विधि, तीसरा है हमारा बलि विधि व बलि कर। तो पहला है हिरण्य कर। हिरण्य कर में नगद मुद्रा के रूप में लिया जाता था। जैसे कि हिरण्य कर वो नगद मुद्रा, जब नगद मुद्रा ली जाती थी तो उसे हिरण्य कर कहा जाता था। दूसरा है हमारा भाग विधि, भाग कर, और भाग कर में अनाज के रूप में लिया जाता था। तीसरा है हमारा बलि विधि, और बलि विधि में उपहार के रूप में जो कर लिया जाता था उसे बलि विधि व बलि कर भी कहा जाता था। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वर्धन वंश में वर्धन काल में प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थी। तो सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी वो थी हमारी ग्राम, और ग्राम के गांव व ग्राम के मुखिया को ग्रामनी भी कहा जाता था। दूसरी जो सबसे छोटी थी वो थी पठक, जिसे हम तहसील कहते हैं, और पठक के मुखिया को पठकपति कहा जाता था। तीसरा है विषय, जो जिला से था, जिसे जिला भी कहा जाता था, और विषय
के मुखिया को विश्वपति कहा जाता था। तीसरा है भगती, जिसे हम प्रांत भी कहते थे, और भगती के मुखिया को उपरिक कहा जाता था, और यह सबसे बड़ी इकाई थी। तो ये कुछ इकाइयां हैं जो वर्धन काल की थी। सबसे छोटी ग्राम, उससे बड़ी पठक, उससे बड़ी विषय और सबसे बड़ी भक्ति। तो ये हैं हमारी कुछ प्रशासनिक इकाइयां वर्धन वंश की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चीनी यात्री जो हैनसांग भारत में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्ष की सेना को चतुर्गिनी सेना भी कहा जाता था। तो हर्ष की सेना को चतुर्गुनी सेना कहा जाता था हैनसांग के द्वारा, जो एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन ने हर्ष संवत भी चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षवर्धन के कुछ उपनाम हैं, जैसे माहेश्वर, सार्वभौम, महाराजाधिराज और शिलादित्य। यह हर्षवर्धन के कुछ उपनाम हैं। शिलादित्य इन्हें हैनसांग के द्वारा बुलाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हैनसांग जो चीनी यात्री था, यह नालंदा में पढ़ने आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। और जब यह नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वो था आचार्य शीलभद्र। तो ये था हमारा वर्धन वंश की जानकारी। तो आइए एक बारी हम डायग्राम के माध्यम से दोबारा से थोड़ा सा देखते हैं। प्रभाकर वर्धन, जिनका शासनकाल 580 से 605 ईस्वी तक चला था, और जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन द्वितीय को राजा बना दिया जाता है। राज्यवर्धन द्वितीय जो 605 से 606 ईस्वी तक राजा रहा था। तो प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री जो उनकी पुत्री थी, उनकी शादी होती है ग्रहवर्मा से इनकी शादी होती है, और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। मालवा शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है, और जब यह बात राज्यवर्धन को पता चलती है तो राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है। देवगुप्त का एक दोस्त था शशांक, गौड़ वंश का शशांक था, और शशांक धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। और जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है शशांक के द्वारा, तो उसके बाद राजा बनता है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन अपने भाई का बदला लेने के लिए शशांक की हत्या कर देता है। शशांक जो था, शशांक ने बोध गया में बौद्ध वृक्ष कटवाए थे। तो बौद्ध वृक्ष कटवाए थे शशांक ने बौद्ध गया में। तो ये था हमारा कंप्लीट वर्धन वंश, जिसको आज हमने किया है। तो आज हमने अपनी क्लास में 2 टॉपिक, हरियाणा के गणराज्य और वर्धन वंश के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर आपको PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करो। थैंक यू।